नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों आज हम साइकोलॉजी का पेपर नंबर 38 हल करने वाले हैं। पूरे ही 30 क्वेश्चन लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही शानदार लेवल के। ठीक है, तो आज का सेकंड टेस्ट है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1 आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा। निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम से संबंधित नहीं है? इसके कई शैक्षिक लाभ है, इसमें कई सामाजिक लाभ है, इसके कई मनोवैज्ञानिक लाभ है, अमनोवैज्ञानिक लाभ है, यह बालक के सामाजिकरण में सहायक है। तो भाई बताओ पहले क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। राइट आंसर है इसके कई अमनोवैज्ञानिक लाभ है। भाई सहकारी अधिगम से अमनोवैज्ञानिक लाभ थोड़ी होते हैं, मनोवैज्ञानिक लाभ होते हैं। इसलिए थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सहकारी अधिगम से संबंधित नहीं है। थर्ड विकल्प आपके सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। और एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा साथियों। महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि कल सुबह आपके 7 बजे, ठीक है, कितने बजे? 7 बजे आपके मेगा टेस्ट आ रहा है पूरे 150 प्रश्नों का। कल सुबह, ठीक है, दिनांक 13 सितंबर को आपके पूरे ही 150 प्रश्नों का मेगा टेस्ट आ रहा है। और मेगा टेस्ट इतना ज़बरदस्त होने वाला है, प्री रीड आप उसको मान सकते हो। तो कल सुबह 7 बजे जरूर आइएगा और पूरे ही 150 प्रश्नों को हल करके जाइएगा। अधिकतर मैटर आरबीएससी की किताब में से लिया जाएगा। आरबीएससी की बुक्स में से ज़्यादातर मैटर सभी सब्जेक्ट में लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी आपके आरबीएससी का मैटर ही ज़्यादातर आने वाला है साथियों। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। बालक के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विकास सतत प्रक्रिया नहीं है। विकास की गति बालक एवं बालिकाओं में एक समान होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास केवल आनुवांशिकी का परिणाम है। तो साथियों विकास के संदर्भ में बात की जाए तो विकास एक सतत प्रक्रिया होती है, ये कथन आपका गलत है। विकास की गति बालक एवं बालिकाओं में एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। थर्ड विकल्प जो है आपके क्या कह रहा है? थर्ड विकल्प कि भाई सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। विकास का कैसे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले बालक में सामान्य गुण विकसित होते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें विशिष्टता आती जाती है। तो विकल्प नंबर 3 जो है ये बालक के विकास के संदर्भ में सत्य कथन है। बाकी आनुवांशिकी का ही परिणाम नहीं है, वातावरण का भी परिणाम होता है। आनुवांशिकी एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसलिए फोर्थ विकल्प भी आपके गलत हो जाता है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 2 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं साथियों। सृजनात्मकता में मुख्य रूप से समाहित है तर्क, बहुविध चिंतन, एकीक चिंतन और इनमें से सभी। तो देखो सृजनात्मकता का मतलब नवीनता या मौलिकता से लिया जाता है। नवीनता, मौलिकता, धारा प्रवाहिता, नमनीयता, लोचनीयता इत्यादि इसके प्रमुख गुण होते हैं। तो मुख्य रूप से सृजनात्मकता किसमें समाहित होती है? बहुविध चिंतन। बहुविध मतलब अलग अलग दृष्टिकोणों से किया गया चिंतन। जबकि एक चिंतन का संबंध किससे लिया जाता है साथियों? बुद्धि से लिया जाता है। तो आपके कौन सा विकल्प सही है? फिर दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में बिल्कुल सही रहेगा। कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो साथियों प्रश्न नंबर 4 है, ऋणात्मक प्रबलक का उदाहरण है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा दुर्घटना से बचने के लिए सीट बेल्ट न पहनने पर चालान काटना, दुखदाई ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनना, भूख लगने पर भोजन करना और इनमें से कोई भी नहीं। तो बात करें ऋणात्मक प्रबलक की, कौन सा उदाहरण है ऋणात्मक प्रबलक का? साथियों आरबीएससी की किताब में ऋणात्मक और धनात्मक प्रबलक दोनों अच्छी तरह से दे रखे हैं। तो दुखदाई ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनना, ये यहाँ पर ऋणात्मक प्रबलक का उदाहरण रहेगा। विकल्प 2 ही सही माना जाएगा साथियों। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में प्रथम, तीसरा सही नहीं माना जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 पर। तो साथियों प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, देखिएगा। बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया की प्रवृत्ति है। तत्परता, अर्जन, सामान्यीकरण और विभेदन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के उत्तर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यूँ मान के चलिए अब आपके पास टाइम तो ज़्यादा शेष है नहीं, तो ऐसे टाइम में जो जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, रिवीजन करना बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो रिवीजन करना भी ज़रूरी है। अभी आपके पास 13 दिन जो है इसमें रिवीजन भी होना है और ऑब्जेक्टिव भी करने हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर पांचवा जो प्रश्न है इसमें जो सही आंसर है बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान, मतलब जो उद्दीपक जिस उद्दीपक से बालक का अनुबंधन स्थापित हो रहा है अन्य उद्दीपकों के प्रति भी वैसी ही क्रिया यदि हो जाती है तो उसको उद्दीपक सामान्यीकरण के नाम से जाना जाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो चलिए छठे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिएगा, विकास स्वतंत्र नहीं होता है बल्कि विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया सिद्धांत से, अंतः संबंध सिद्धांत से, निरंतरता सिद्धांत से। तो भाई निरंतरता सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है, वो निरंतरता का सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर विकास स्वतंत्र नहीं हो रहा है बल्कि विकास के जो विभिन्न पक्ष है, अलग अलग जो विकास के पक्ष होते हैं, कई सारे पक्ष सभी को पता होना चाहिए, जैसे शारीरिक, मानसिक वगैरह, सामाजिक सभी चीजें है ना, ये एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है, तो अंतः संबंध का सिद्धांत इसको हम कहते हैं। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो देखो अंतःक्रिया का जो सिद्धांत है इसमें तो क्या होता है, वातावरण और वंशानुक्रम के मध्य अंतःक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? उत्तेजना, स्मृति, ध्यान और डर। तो देखो संवेग की बात यहाँ पर की जा रही है कि भाई संवेग कौन सा है इनमें से। तो साथियों एक ही संवेग दे रखा है और वो कौन सा दे रखा है इन्होंने है डर। डर जिसको भय नाम से भी जाना जाता है, भय नाम से ही हम पढ़ते हैं किताबों में तो, लेकिन भय का ही पर्याय क्या है, डर है। तो मतलब ये भी क्या है, एक संवेग है। ध्यान, स्मृति, उत्तेजना तीनों ही संवेग नहीं होते हैं। फोर्थ विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, लेकिन वापस याद दिला दो, कल सुबह कितनी बजे? 7 बजे। सभी याद रखिएगा, 150 प्रश्नों का टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके, यूँ मान लो पूरा दिन भर लगने वाला है, तो फिर आइएगा जरूर आप सुबह 7 बजे कल। देखो एनसीएफ 2005 के बारे में असत्य कथन नहीं है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य छात्रों द्वारा पाठ्यचर्या का निर्माण करना है। प्रमुख सूत्र भार सहित अधिगम है। पाठ्यचर्या के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। बालक निष्क्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। तो बताओ भाई कौन सा विकल्प यहाँ पर एनसीएफ 2005 के बारे में असत्य आपको नहीं लग रहा है? असत्य कथन नहीं है। ठीक है, इस नहीं शब्द पर हम गोला लगा देते हैं कि भाई असत्य कथन कौन सा नहीं है, असत्य कथन नहीं है, ये देखना है। तो देखो पहला विकल्प क्या कह रहा है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य छात्रों द्वारा पाठ्यचर्या का निर्माण करना है। तो भाई छात्रों द्वारा थोड़ी पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, ये गलत हो गया। फिर आपके प्रमुख सूत्र भार सहित अधिगम, तो भार सहित अधिगम नहीं है साथियों, बिना भार के अधिगम है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। पाठ्यचर्या के बारे में विस्तृत विवरण दिया था, हाँ ये सही लग रहा है। और बालक निष्क्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, तो भाई निष्क्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण नहीं करता है बल्कि सक्रिय रूप से करता है, तो फिर ये भी क्या हो गया आपके, गलत हो जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। नौवां क्वेश्चन गायब है क्या? हाँ यार, एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। तो देखो 10वां क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत? बुद्धि का विशेष प्रशिक्षण से बढ़ावा दिया जा सकता है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धि वंशानुक्रम प्रदत्त योग्यता है जो वातावरण में समायोजन से संबंध रखती है। और बुद्धि मानसिक प्रक्रिया है। तो बताइए भाई कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 में सही रहेगा? देखिएगा सही अगर आंसर का चयन करें यहाँ पर तो एकाधिक का मतलब एक से अधिक बुद्धिमानी, मतलब एक से अधिक बुद्धि की बात की जा रही है, तो यहाँ बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये सिद्धांत ऐसा कहता है। सेकंड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे साथियों। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11, आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है? प्रतिमान के माध्यम से, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, स्वयं करके सीखने का अनुभव और संगणक के माध्यम से। तो विधेय यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, अगर एक बार मैं समझा दूंगा तो आराम से आप समझ जाओगे। आभासी अनुभव, आभासी मतलब जिनको हम आभासी रूप में ही सीखते हैं, वास्तविक रूप में नहीं होता है वो हमारे पास, हम उसको महसूस करते हैं, हम उसको देखते हैं,
हम उसको महसूस करते हैं। जैसे ताजमहल का आप फोटो देख रहे हो तो वो क्या है, एक आभासी है। लेकिन यहाँ सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा रहेगा फिर, संगणक। मतलब कंप्यूटर से संबंधित जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, वो आभासी अनुभव के अंतर्गत आता है। फोर्थ विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही है। जैसे कंप्यूटर से ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, टीवी से ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, मोबाइल से ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, साथियों ये चीज़ें क्या है, आभासी अनुभव के अंतर्गत आ जाती है। फोर्थ विकल्प आपके 11वें क्वेश्चन में सही है। संगणक का मतलब कंप्यूटर से लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां क्वेश्चन आपके है, स्वयं तथा दूसरों की अनुभूतियों एवं भावों को देखना, समझना व विभेदन करने की योग्यता कहलाती है। व्यवहारिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, स्वयं मतलब खुद की बात की जा रही है, तथा दूसरों मतलब सामने वालों की। तो उनकी जो अनुभूतियां हैं, खुद की अनुभूतियां हैं, उनके जो भाव है, इनको आप देखकर यदि समझ रहे हो, उसमें विभेद करने की क्षमता रखते हो, तो साथियों ये चीज़ें हमारी संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित होती है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। तो चलिए 13वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन सी अप्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है। योजना विधि, व्याख्यान विधि, करके सीखना और क्रिया आधारित प्रदर्शन। वीडियो को रोक के आप देख भी सकते हो कि भाई कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा, और फिर वीडियो को चला करके अपना मूल्यांकन कर सकते हो साथियों। तो 13वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन की भाषा को समझोगे तो उत्तर आसानी से दे दोगे, क्वेश्चन की भाषा को नहीं समझा तो उत्तर देने में कठिनाई आएगी साथियों। देखो, दो चीजें होती है, एक तो होती है प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आव्यूह है, और एक है अप्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आव्यूह है। तो प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आव्यूह में जो विधियां हैं वो किस पर आधारित होती है साथियों, वो विधियां शिक्षक पर आधारित होती है। तो यहाँ पर अप्रभुत्ववादी की बात की जा रही है, मतलब छात्र पर आधारित अनुदेशनात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है। छात्र पर आधारित विधि का प्रकार कौन सा नहीं है, व्याख्यान विधि नहीं है साथियों, क्योंकि क्रिया आधारित जो प्रदर्शन किया जाता है, क्रिया आधारित, ठीक है, करके सीखना जिसमें ये होता है, योजना विधि जो है ये प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है, ये किसका है, अप्रभुत्ववादी का। तो यहाँ पर देखो, मतलब ये बाल केंद्रित विधियां हैं। तो यहाँ पर एकमात्र व्याख्यान विधि ऐसी है जो शिक्षक केंद्रित है। तो ये अप्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आव्यूह के प्रकारों में नहीं आएगा, मतलब ये बाल केंद्रित में नहीं आएगा, ये शिक्षक में शिक्षक केंद्रित में आएगा, और ये प्रभुत्ववादी में आएगा। सेकंड विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो 14वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। बुद्धिलब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। टर्मन ने किया, हल ने किया, आलपोर्ट ने किया, और विलियम स्टर्न ने किया। देखो, एक नाम आता है 1912 में बुद्धिलब्धि से संबंधित, क्या नाम आता है, विलियम स्टर्न नाम आता है साथियों। 1912 में इन्होंने मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु ये सूत्र दिया था। 1916 में टर्मन के द्वारा मानसिक आयु और वास्तविक आयु जो सूत्र विलियम स्टर्न ने दिया था, इसमें इंटू 100 लगा दिया था। किसने लगाया था, वो टर्मन ने। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहा है, सर्वप्रथम प्रयोग, तो सबसे पहले प्रयोग तो किसने किया, विलियम स्टर्न ने किया, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही माना जाएगा। अगर सपोज कीजिए इसकी जगह विलियम स्टर्न की जगह कोई दूसरा नाम होता, तो फिर हम किसको सही करते, टर्मन को सही करते। मतलब सिचुएशन ऑप्शन जैसे आपके सामने आ रहे हैं एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि नहीं मुझे तो वो पता है तो मैं तो वही करके आऊँगा। एग्जाम में वो डिपेंड करती है कि वहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है और ऑप्शन में क्या क्या दिया जा रहा है। तो जो सबसे बेटर विकल्प है उसका चयन करना पड़ता है। एग्जाम में फिक्स ऑप्शन कभी भी नहीं होते हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ 4 सही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप टर्मन को सही कर देना, ठीक है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 में सही है। और एक और शब्द आता है मानसिक आयु का। तो मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया था, बिने के द्वारा दिया गया था साथियों 1908 में। तो विकल्प चौथा सही है 14वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 अधिगम के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, ठीक है, नहीं है, हमने इसको चिन्हित कर लिया। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है। अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। तो बात करें अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की, तो बिल्कुल सही बात है, स्थायी परिवर्तन ही होता है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर भी होता है साथियों। जो रॉबर्ट एम गिने ने सीखने के प्रकार दिए हैं उसमें समस्या समाधान ही सबसे उच्च बताया है। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। एक अभिप्रेरित व्यक्ति बिना अभिप्रेरित व्यक्ति
कोई दूसरा है उससे बेटर अधिगम कर सकता है। तो मतलब तीनों विकल्प तो यहाँ सही है, लेकिन जो प्रथम विकल्प है अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो चलिए 16वां क्वेश्चन, व्यक्तित्व का द्विखंडीय सिद्धांत किसने दिया? आलपोर्ट ने, केटल ने, रेमंड केटल ने, हेंसाइंजेक ने और स्पीयरमैन ने। तो भाई इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न को समझना। मैंने कहा था ना ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करती है। अब कभी आपने द्विखंडीय सिद्धांत में स्पीयरमैन का नाम व्यक्तित्व के संदर्भ में सुना है? नहीं सुना है। हम क्या पढ़ते हैं? स्पीयरमैन को बुद्धि में पढ़ते हैं हम इसको। तो साथियों यहाँ पर लेकिन द्विखंडीय की बात करें तो भाई आलपोर्ट ने तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया। आलपोर्ट ने तो शील गुण बताए थे। केटल ने भी ऐसा कोई सिद्धांत दिया। हेंसाइंजेक वाला जो भी अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता मनस्तापिता वाला सिद्धांत है तो ये है ही नहीं। तो फिर कौन सा करेंगे? फिर हम करेंगे स्पीयरमैन वाला। क्यों? क्योंकि स्पीयरमैन का जो द्वितत्व या द्विखंड का सिद्धांत है साथियों उसका संबंध बुद्धि से है, और बुद्धि कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को जरूर प्रभावित करती है। इसलिए इस प्रश्न में हमने क्या देखा? विकल्पों को देखा ना, विकल्पों को देख के कर रहे हैं। तो फिर चौथा विकल्प आपके यहाँ प्रश्न संख्या 16 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जीवन समायोजन की विशिष्ट क्रिया है, समायोजन वैयक्तिक क्रिया है, समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक अथवा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है, और समायोजन शिक्षा से जुड़ा होता है। तो साथियों सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा कथन यहाँ पर आपको सत्य लग रहा है। तो बात करें सत्य कथन की साथियों, वैयक्तिक प्रक्रिया नहीं होती है, द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है। समायोजन जीवन की विशिष्ट प्रक्रिया है, ठीक है देख सकते हैं इसको। शिक्षा से जुड़ा होता है, ये भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर विकल्प का चुनाव करना है। मैंने क्या कह रखा आपसे? सबसे बेटर विकल्प का। तो बेटर विकल्प क्या है? समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति मनोवैज्ञानिक अथवा शारीरिक संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करता है। संतुलन बनाए रखने का, क्योंकि डिस्टर्ब न हो इसलिए। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 17वें प्रश्न में। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखेंगे, मैकक्लेलैंड का योगदान निम्न में से किससे संबंधित है? संबंधन अभिप्रेरणा से, आक्रामकता से, उपलब्धि अभिप्रेरणा से, शक्ति अभिप्रेरणा से। कई बार डेविड मैकक्लेलैंड को मैंने पढ़ाया है पहले साथियों, और इसका संबंध किससे बता रखा है? उपलब्धि अभिप्रेरणा से मैकक्लेलैंड का संबंध होता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 18वें क्वेश्चन में। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मतलब होता है यह अभिप्रेरणा उन लोगों में पाई जाती है जो हमेशा अच्छे कार्य करना चाहता है, समाज में अपना नाम स्थापित करना चाहता है, ऐसे कार्यों को नहीं करता है जिससे उसकी प्रतिष्ठा पर हानि हो इत्यादि। तो विकल्प नंबर 3 सही है आपके 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे, अर्थपूर्ण अधिगम को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। विविधता की अपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी समस्याओं को सुलझाना, छात्रों को अपने मनोभावों एवं अभिप्रेरणाओं को अव्यवस्थित करने हेतु सहायता देना, और इनमें से सभी। तो भाई अर्थपूर्ण अधिगम के बारे में बात की जा रही है, किस विकल्प में आपको आंसर देना चाहिए बताइए। अर्थपूर्ण अधिगम को आप कैसे परिभाषित नहीं कर सकते हो? तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है इसमें। कैसे? क्योंकि ये कह रहा है छात्रों को अपने मनोभाव मतलब मन के भाव, अभिप्रेरणाओं और मनोभावों को अव्यवस्थित करने हेतु, तो अव्यवस्थित करने हेतु थोड़ी सहायता दी जाती है, व्यवस्थित करने हेतु सहायता दी जाती है साथियों। इसलिए थर्ड विकल्प आपके गलत है यहाँ, अर्थपूर्ण अधिगम से संबंधित यही आपका आंसर रहेगा। दूसरा और प्रथम विकल्प बिल्कुल अर्थपूर्ण अधिगम को परिभाषित कर रहा है कि विविधता की अपेक्षा कीजिएगा, शिक्षण की मानक विधि को अपनाइएगा, अधिगमकर्ताओं से बातचीत कीजिएगा, उनकी समस्याओं को सुलझाइएगा। तो ये दोनों ही विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। तो 20वां क्वेश्चन, संवेदनाओं को सार्थक रूप देने को कहा जाता है। प्रतिमा, अधिगम, प्रत्यक्षीकरण और सृजनशीलता। तो देखो संवेदनाओं को सार्थक रूप दे रहे हो तो उससे सृजनशीलता नहीं होती है। सृजनशीलता नवीनता मौलिकता होती है। अधिगम भी उसको नहीं कहते, प्रतिमा भी नहीं कहते, बल्कि उसको प्रत्यक्षीकरण के नाम से जाना जाता है। थर्ड विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। तो चलिए 21वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। दमन निम्नलिखित में से क्या है? दमन की बात की जा रही है, समायोजन के टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जब चेतना के व्यवहार अर्धचेतन में प्रतीत होते हैं तो उसको दमन कहते हैं।
जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है उसको दमन कहते हैं। जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास करता है उसको दमन कहते हैं। और इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई देखो, चेतना के व्यवहार अर्धचेतन में जा रहे हैं, अर्धचेतन, अचेतन में नहीं, अर्धचेतन में, तो क्या वो दमन है? नहीं है, अचेतन में जाते हैं। जब व्यक्ति कलात्मक और रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है तो वो होता है शोधन या मार्गांतीकरण। ये भी आपका आंसर नहीं है। जब व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों को नहीं सोचने का प्रयास करता है, मतलब जो कारण उसका तनाव उत्पन्न करते हैं उनको वो भूल चुका है, अब उनको वो नहीं सोचना चाहता है, मतलब ये क्या है? दमन है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 21वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो चलिए 22वें क्वेश्चन को देखते हैं। आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारक होता है जीन्स, गुणसूत्र, न्यूरॉन और कोश शरीर। तो देखो, वास्तविक निर्धारक के बारे में पूछा जा रहा है साथियों। चारों ही विकल्प आपको हो सकता है सही लग रहे हो, लेकिन क्या करना है? बेटर विकल्प का चयन करना है। तो फिर आपका जो राइट आंसर है, आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारक क्या होता है? जीन्स होता है, जिससे ये निर्धारण किया जाता है कि भाई बालक में कौन कौन से गुण उत्पन्न होंगे, ये चीज़ें जीन्स के माध्यम से होती है। तो प्रथम विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो 23वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना और फिर उत्तर देना। एक पुरुष किसी ऐसी महिला से विवाह नहीं करना चाहता है जिसे घरवाले पसंद करते हैं। उस व्यक्ति के अंदर द्वंद्व का कौन सा रूप होगा? उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार परिहार द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व और परिहार उपागम द्वंद्व। तो भाई देखो, ऐसी महिला से विवाह नहीं करना चाहता जिसे घरवाले पसंद करते हैं, मतलब घरवाले तो पसंद करते हैं लेकिन वो विवाह नहीं करना चाहता है, तो उपागम उपागम तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि वो उपागम में वो खुद ही नहीं चाहता है, तो ये नहीं होगा। परिहार परिहार नहीं होगा क्योंकि वो नहीं चाहता, लेकिन चाहते कौन है? घरवाले, तो ये भी गलत है। उपागम परिहार इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले वो नहीं चाह रहा है, घरवाले चाह रहे हैं, ये बाद में है। तो फिर पहले तो परिहार आएगा और फिर उपागम आएगा साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 4 है इस क्वेश्चन में, यही आपका सही आंसर रहेगा, चौथा विकल्प। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो चलिए 24वें क्वेश्चन को देखते हैं। संवेग के किस सिद्धांत, एक सेकंड रुकिएगा, देखिएगा प्रश्न नंबर 24 को। संवेग के किस सिद्धांत को केंद्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? जेम्स लांजे सिद्धांत या जेम्स लेंगे सिद्धांत भी कहते हैं, संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत, कैनन बर्ड सिद्धांत और स्केटर सिंगर सिद्धांत। चारों ही सिद्धांत यहाँ पर संवेग से संबंधित है साथियों। तो कौन सा सिद्धांत यहाँ केंद्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? कैनन बर्ड सिद्धांत को हम केंद्रीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 24 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। तो 25वां प्रश्न, एनोरेक्सिया नर्वोसा व क्षुब्धशीलता या बुलिमिया जैसे विकार कौन सी अवस्था में सामान्यतः अधिक पाए जाते हैं? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में और प्रौढ़ावस्था में। तो नाम दोनों का ही सुन रखा होगा। देखिए, बुलिमिया में क्या होता है? व्यक्ति ज़्यादा खा जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है साथियों? व्यक्ति कम खाता है। दोनों ही भोजन से संबंधित विकार है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? किशोर अवस्था। ये दोनों ही चीज़ें किशोर अवस्था में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, थर्ड विकल्प आपके 25वें क्वेश्चन में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 पर। 26वां क्वेश्चन, प्रतिक्रिया के विलुप्त होने के बाद वह कुछ समय बाद पुनः प्रकट होती है, इसे कहते हैं अनुकूलन, प्रत्याशा की जांच, स्वतः पुनर्लाभ, विलोपन, पुनः प्राप्ति। तो देखिएगा, प्रतिक्रिया के विलुप्त होने के बाद मतलब जो अनुबंधन है वो विलुप्त हो चुका है, कुछ समय बाद पुनः प्रकट होना, तो मतलब अनुबंधन वापिस आया है, तो उसको स्वतः पुनः प्राप्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वतः पुनः प्राप्ति नहीं दिख रहा है, तो पुनः प्राप्ति को पुनर्लाभ के नाम से भी जाना जाता है। अतः स्वतः पुनर्लाभ आपका राइट आंसर रहेगा। विलोपन पुनः प्राप्ति नहीं होगा साथियों, विलोपन पुनः प्राप्ति उसको नहीं कहते हैं, स्वतः पुनः प्राप्ति कहते हैं। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 26वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, एक छोटा बच्चा फूला हुआ गुब्बारा पकड़ता है जो तीव्र ध्वनि के साथ उसके हाथों में फट जाता है। बच्चा डर जाता है। अब अगली बार उसे गुब्बारा पकड़ाया जाता है तो उसके लिए यह तीव्र ध्वनि का संकेत बन जाता है और भय की अनुक्रिया उत्पन्न करता है। इसमें कौन सा सिद्धांत उपयुक्त हो रहा है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहेंगे, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहेंगे,
प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत कहेंगे, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत कहेंगे। हमेशा याद रखिएगा, डर को स्थापित करने में और डर को दूर करने में, डर को दूर करना हो या डर को स्थापित करना हो, दोनों ही जगह प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत आ रहा है। यहाँ पर डर स्थापित किया जा रहा है साथियों, तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्राचीन अनुबंधन, यही आपका सही आंसर है। सेकंड विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 को देखेंगे। तो चलिए 28वें क्वेश्चन की ओर। सिद्धांत जो सीखने से संबंधित नहीं है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, संबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, क्रियात्मक सिद्धांत। तो भाई देखो, जो सीखने से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है, आपके अधिगम के सिद्धांतों में प्रयास एवं त्रुटि का थांडाइक वाला आता है, आपके अंतर्दृष्टि का आता है, संबंधन सिद्धांत इसी में आता है, लेकिन क्रियात्मक सिद्धांत आपके अधिगम के सिद्धांतों में नहीं आता है। इसलिए फोर्थ विकल्प आपके 28 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। घरों में बच्चे अपनी मां के न रहने पर मिठाई के लिए उस स्थान को खोजने का कार्य करते हैं जहां जार में मिठाई छुपाकर रखी गई है और मिठाई खा लेते हैं। किस सिद्धांत को ये प्रदर्शित किया जा रहा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत और कर्मिक अधिगम का। तो भाई कर्मिक अधिगम तो इसमें बताया नहीं जा रहा है, प्राचीन अनुबंधन भी इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि अनुबंधन स्थापित प्राचीन रूप से नहीं है, प्राचीन अनुबंधन रूप से। गेस्टाल्टवाद भी नहीं है, बल्कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का ये उदाहरण है, स्किनर वाला। प्रथम विकल्प 29वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट ईमानदारी से करके जाइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आज का सेकंड टेस्ट है ये। हिंदी का टेस्ट मैंने सुबह 6:30 के आसपास अपलोड कर दिया था और ये टेस्ट भी आपके पास आ चुका है। तो भाई कल जो मेगा टेस्ट लिया जाएगा उसके लिए आज बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो हो सकता है शाम को पर्यावरण का टेस्ट नहीं आए, क्योंकि मेगा टेस्ट बनाने में यूँ मान लीजिए पूरा ही दिन निकलने वाला है और रात में भी लगभग 10-12 बजने वाले, तब जाके आपके मेगा टेस्ट कंप्लीट होगा साथियों। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई यार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत जो की जाती है वो आपके लिए की जाती है। तो चलिए अंतिम और 30वें क्वेश्चन को देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला जाएगा। अनिवार्य शिक्षा सत्र परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो साथियों, RT 2009 के संबंध में जो अनिवार्य शब्द है इसका मतलब किससे लिया जाता है, बताइएगा प्रश्न संख्या 30 में सही आंसर। तो देखते हैं कौन सा आंसर आपका सही है। विकल्प नंबर 2, उचित सरकारें। जो भी सरकार जिस टाइम पे रहेगी वो दाखिले करना, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता, इस चीज़ को सुनिश्चित करने का कार्य करेगी। सेकंड विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। तो आज का ये टेस्ट पूरा हुआ साथियों। कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाइएगा कि भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। वापस कह रहा हूँ, डाउट है तो जिस प्रश्न पे उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। हिंदी में आपने तीसरे क्वेश्चन के लिए कमेंट किया था कि तुम अपना ऐसा कुछ था, वो वाक्य थोड़ा सा दिमाग से उतर गया। तो साथियों उसमें निजवाचक ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कमेंट किया था अनुकरण वाला और प्रश्न उत्तर वाला, तो मैं उसको शाम को एक पोस्ट डाल दूंगा उसके लिए। ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।